माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का इस प्यारा सा परिवार टारगेट बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। उम्मीद यह भी कर रहे हैं कि पिछले 3-4 क्लास में हम आपको जो कुछ भी बताए हैं या सब कुछ अच्छे तरीके से आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब रिवाइज का हम चर्चा किए हैं तो थोड़ा सा आपको हम बता दें कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है रिवाइज करना, रिवीजन करना। समझ गए ना? देखिए, संस्कृत में जब आप लोग जाइएगा वहां पर हम आपको एक श्लोक बताएंगे, विद्या योगेन रक्षति। विद्या योगेन रक्षति यानी कि विद्या की रक्षा अभ्यास से की जाती है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। एक क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है, जैसे विराट कोहली, जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम ले लीजिए, एक मैच खेलने के पहले ना 3-4 बार उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। जबकि वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, नंबर 1 खिलाड़ी हैं, फिर भी उनको खेलने से पहले क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है। और हम लोग तो अभी खिलाड़ी हैं ही नहीं, हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को चाहिए कि टॉपर बनना है, अगर आप लोग को लगता है कि ज्यादा नंबर लाना है, तो पढ़ाई तो करिए ही, साथ ही साथ अभ्यास भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका, पिछले एक सप्ताह में हम लोग क्या पढ़े हैं, इसको आप लोग ना सप्ताह में शनिचर और इतवार यानी कि 2 दिन, या फिर कम से कम संडे को भी ना, पूरे जो संडे को भी कम से कम पूरा जरूर एक बार अभ्यास कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है? और हम आपको बता दें कि आपका जो फिजिक्स का पहला दूसरा नंबर चैप्टर का नोट्स एप्लीकेशन पर अपडेट कर दिया गया है, हिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर अपडेट कर दिया गया है, बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर अपडेट कर दिया गया है, श्वसन चैप्टर का भी अपडेट नहीं हुआ है, शायद आज रात में हो जाए या फिर कल तक हो जाए, हम इसे भी देख लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है श्वसन। श्वसन सांस लेने के बारे में सिखा रहे थे ना, और किस तरीके से सांस लेते हैं, किस तरीके से सांस लेने से ग्लूकोज टूटता है, किस तरीके से हमारे अंदर श्वसन क्रिया होता है, इसके बारे में हम आपको पिछले क्लास में एकदम विस्तार से, बारीकी से तोड़ तोड़ करके बताए थे। पूरा बेसिक कंसेप्ट हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। जब हम इसके पहले वाले बच्चों का क्लास लिए थे, यानी कि 2023 वाले बच्चों का क्लास लिए थे, तो यह वाला चैप्टर हम 2 क्लास में खत्म कर दिए थे। 1-1 घंटे का हमारा 2 लेक्चर था, 2 क्लास में खत्म हो गया था। लेकिन आप लोगों के लिए ना यह क्लास 1 क्लास एक्स्ट्रा कर रहे हैं, यानी कि हम 3 क्लास में इसको खत्म करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ना थोड़ा विशेष एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं, अंदर गहराई में जाकर के बता रहे हैं, एक एक डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। अगर आप हमसे एप्लीकेशन पर क्लास करते होंगे तो आपको पता होगा, एप्लीकेशन दैट मींस अगर आप हमसे टॉपर बैच 2024 में जुड़े हैं और अगर इस बैच में आप हमसे क्लास कर रहे हैं, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि अगर एक बच्चे का भी डाउट होता है ना तो हम उसको फिर से रिपीट करते हैं। जैसे आज ही हम सुबह में जब फिजिक्स पढ़ा रहे थे दूसरा नंबर चैप्टर, सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया। एक बच्चा था जिसका कमेंट था कि सर फिर से बता दीजिए, हमें समझ में नहीं आया, हम पूरे कंसेप्ट को फिर से बताए। तो हम उबते नहीं हैं, समझ गए ना? आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते हम कभी नहीं उबते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें जब आप डाउट पूछते हैं कि सर हमें यहां पर परेशानी हो रही है, यहां पर दिक्कत हो रही है। ऐसे तो हम कोशिश करते हैं ना कि हम इस तरीके से पढ़ाएं कि आपको डाउट हो ही नहीं, लेकिन वाई द वे अगर हो भी जाए कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में तो हम उसे बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसलिए आप लोग यदि अभी तक टॉपर बैच 2024 को ज्वाइन नहीं किए हैं तो बच्चों जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है यह बैच। अगर आप 2024 में ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, टॉपर्स बनना चाहते हैं, रैंकर्स बनना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा का, अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने गांव का, अपने जिला का, अपने स्टेट का नाम रोशन करें, तो इसके लिए आप लोगों को यह बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर तमाम तरह का वो सुविधा मिल रहा है जो कि एक टॉपर बनने के लिए पर्याप्त होता है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को चिंता नहीं करना है, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो कितना में बच्चों? मात्र 999 में, मात्र 999, 999 में हम पूरे साल भर आपको पढ़ाएंगे। 100 रुपया का भी मंथली नहीं पड़ता है, मुश्किल से 70-80 रुपया। अगर दिन का जोड़िएगा ना तो 2-2.5 रुपया पड़ता है एक दिन का, यानी कि 2-2.5 रुपये में ना हम आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन पर भी पढ़ाते हैं, नोट्स भी देते हैं, स्टडी मटेरियल भी देते हैं, लाइव क्लास, वीडियो क्लास, डाउट क्लास, सब कुछ हम आपको एक दिन का 2-2.5 रुपये में करवा रहे हैं। तो इसलिए इससे सस्ता नहीं हो सकता है। तो अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग 81 14 53 20 21
या 9263991125 पे जाकर के आराम से कोर्स परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हाँ चलिए, अब देखिए टॉपर के हैंड नोट्स का जहां तक बात है ना, तो वो स्कैन करने के लिए हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब चूंकि पेज बाय पेज उसको उलट उलट करके स्कैन करना पड़ता है, उसका नोट्स बनाना पड़ता है, तो फिर उसमें थोड़ा सा परेशानी होगा ना, तो इसलिए डिले हो रहा है। बाकी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। हम अपना वाला नोट्स दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा बेहतर नोट्स टॉपर का नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो नोट्स है, टारगेट बोर्ड का जो नोट्स है, उससे ज्यादा बेहतर नोट्स तो टॉपर का भी नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग चिंता ना करें टॉपर का नोट्स, लेकिन हाँ टॉपर के नोट्स से आपको यह पता चलेगा कि आखिर कॉपी में नोट्स किस तरीके से बनाया जाता है, नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, यह सब आपको पता चल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके आपको बताते हैं कि पिछले क्लास में हम आपको क्या क्या बताए थे। जरा एक बात बताइएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चे याद करके आए हैं। ऑक्सी श्वसन में बच्चों ध्यान रखिएगा, ऑक्सी श्वसन में, ठीक है ना, ऑक्सी श्वसन में जब एक ग्लूकोज का एक अणु टूटता है, जब ऑक्सी श्वसन में जब ग्लूकोज का, ध्यान रखिएगा, C6H12O6 का एक अणु टूटता है, तो कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है? फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए, कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? अच्छा, तो चलिए बताइए, 38 एटीपी, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, 38 एटीपी ऊर्जा का। अगर प्यारे बच्चों ऑक्सी के जगह पर अनॉक्सी श्वसन रहे तो कितना एटीपी? ऑक्सी के जगह अगर अनॉक्सी श्वसन रहे तो बताइए कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? अगर अनॉक्सी श्वसन रहे तो कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? जल्दी से बता दीजिए। ऑक्सी श्वसन की जगह अनॉक्सी रहे तो 2 एटीपी, बिल्कुल सही जवाब है, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अच्छा, साथ ही यह भी बता दीजिए, कल हम आपको अंग्रेजी में एक सेंटेंस लिख करके बताए थे, अगर आप लोग कॉपी में नोट किए होंगे तो आपको याद भी होगा, अगर याद है तो बताइए, एटीपी को क्या कहा जाता है? एटीपी को क्या कहते हैं? फुल फॉर्म हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि एटीपी को क्या कहा जाता है, किस चीज के रूप में जमा करते हैं, याद है ना? तो एटीपी को क्या कहा जाता है बताइए तो, एटीपी को क्या कहा जाता है? करेंसी, किसका करेंसी भाई? कोशिका का करेंसी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है ना, कल हम आपको इसके बारे में बताए भी थे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसके बारे में कल हम आपको विस्तार पूर्वक बताए थे। क्या कमेंट कर रहे हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम आपको शुरू में बोल दिए कि हम फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है ना, हम आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे थे बच्चों। एडिनोसिन ट्राई, करेंसी ऑफ एनर्जी, वाह बिल्कुल सही जवाब है, करेंसी, CURRENCY, करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है इसे, एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा। जिस तरीके से हम लोग धन दौलत जमा करते हैं रुपए के फॉर्म में, उसी तरीके से एटीपी को हम लोग जमा करते हैं, समझ गए ना, एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी जो है ना वो एटीपी के रूप में आकर के जमा होता है, ठीक है। यहां तक सब कुछ हम आपको बता दिए थे। अच्छा, आज मुख्य रूप से आपको यह बताना था, देखिए ऑक्सी और अनॉक्सी में अंतर भी हम आपको बता दिए थे ना, ऑक्सी और अनॉक्सी में अंतर भी बता दिए थे, किस तरीके से हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, 2 प्रकार के श्वसन होते हैं, ऑक्सी और अनॉक्सी, ये सब कुछ हम आपको बता दिए थे। एक चीज जो कि जबरदस्त चीज है, आपको तो यह बताया गया है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, कल हम आपको बताए थे, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। आपके मन में कल एक डाउट था जो आज तक बना हुआ है कि आखिर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में सर कैसे होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कैसे क्रिया होता है, कैसे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। आप तो बताए हैं कि ऑक्सीजन जब जाता है तभी ग्लूकोज टूटता है, लेकिन फिर यहां पर आ गया कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कैसे ग्लूकोज टूटता है। बच्चों इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर जब हम दौड़ते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, तो हम इस तरीके से हांफने क्यों लगते हैं, जब दौड़ते हैं रनिंग करते हैं तो इस तरीके से हांफने क्यों लगते हैं, जब दौड़ते हैं तो देखते हैं एकदम हांफने लगते हैं, लगता है कि एकदम छाती सूख रहा है, इस तरीके से होता है ना। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में चलिए अभी हम आपको बताते हैं। आप लोगों को कल हम बताए थे कि जब हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी कहां से मिलता है,
जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी कहां से मिलता है? ग्लूकोज जब टूटता है तब एनर्जी मिलता है। कल हम आपको बताए थे ना, कल वाला यदि क्लास पूरा किया है तो आपको याद होगा, एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलता है। जब ऑक्सीजन C6H12O6 जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास जाकर के मिलता है तब ग्लूकोज टूटता है, और टूटने के फलस्वरूप क्या बनता है? ऊर्जा बनता है, एनर्जी बनता है, और तब हम लोग किसी काम को उस एनर्जी से कर पाते हैं। जैसे अभी हमारा ये हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, एनर्जी हम में है तब ना हो रहा है, अगर हम में एनर्जी नहीं रहता तो ये नहीं होता। देखते हैं आदमी जब बहुत ज्यादा थक जाता है तो कहता है कि एकदम चलने का भी मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि एकदम आराम से सोए रहे हैं। इसका मतलब कि उसके शरीर में एनर्जी बहुत कम है, होता है ना। अब जरा आप लोग ध्यान से सोच करके देखिए, अब प्यारे बच्चों जब हम लोग रनिंग करते हैं, जब हम लोग रनिंग करते हैं, जब हम लोग दौड़ते हैं, तो दौड़ने के फलस्वरूप क्या होता है? यहां से यहां तक का, ध्यान से जरा समझिएगा, दौड़ते हैं तो क्या होता है? यहां से यहां तक का जो पूरा हमारा बॉडी है वो एकदम मतलब एक्टिव हो जाता है, हर एक कोशिका एक्टिव हो जाता है। खास करके यहां पर घुटना हो गया, यहां पर केहूनी हो गया, यहां पर कमर हो गया, यहां पर शोल्डर हो गया, ठीक है ना, यहां पर हो गया। तो ये सब जो पार्ट है ना, खास करके ज्यादा वर्क उस समय करना शुरू कर देता है, और ऐसे बोले तो हमारा पूरा शरीर ही उस समय क्या होता है? विशेष रूप से कार्य करना शुरू कर देता है, यानी कि बहुत ज्यादा कार्य करना शुरू कर देता है। अब जरा आप लोग सोच करके देखिए, अब जरा ध्यान से सोचिएगा, बहुत बारीकी से हम आपको बताएंगे। जब हमारा पूरा शरीर एकदम हार्ड वर्क कर रहा है, दौड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी ज्यादा खपत होगा। समझ गए ना। देखते हैं जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप लोग जब बाइक चलाते होंगे तो देखते होंगे, जब हम लोग धीरे धीरे चलते हैं तो पेट्रोल कम खाता है, जब एकदम एक्सीलेटर ऐंठ देते हैं, यानी कि जब तेज करते हैं तो पेट्रोल भी ज्यादा खाता है। समझ गए ना। जब गाड़ी को तेजी के साथ चलाइएगा तो पेट्रोल ज्यादा खाएगा ना। और वैसे ही जब हम अपने शरीर को अस्थिर से, जैसे मान लिया जाए अभी हम एकदम आराम से एसी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम में ज्यादा खपत नहीं है, सिर्फ बोलने में ही खपत है, चलने में ज्यादा खपत नहीं है। लेकिन जब हम लोग सुबह सुबह रनिंग करते हैं तो इस समय पूरा हमारे पूरे शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय एनर्जी ज्यादा खपत हो रहा होता है। अच्छा आप बताइए, जब हमें ज्यादा एनर्जी का जरूरत है तो ज्यादा एनर्जी हमें कैसे मिलेगा? ज्यादा एनर्जी हमें कैसे मिलेगा? जब ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा तब ना हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगा। बताइए, जब ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा तब ना हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगा। बताइए, जब ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा तब ना हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगा। और ज्यादा ग्लूकोज कैसे टूटेगा यह आप लोग बताइए जरा, ज्यादा ग्लूकोज कैसे टूटेगा यह बताइए आप लोग, ठीक है ना। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे ना इंग्लिश को लेकर, हाँ पहले आप बता लीजिए उसके बाद हम आपसे कुछ पूछते हैं, समझ गए ना। अंग्रेजी के लेकर अंग्रेजी को लेकर के बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर आज अंग्रेजी का क्लास क्यों नहीं हुआ था। इसको लेकर के हम आपको कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए फटाफट से हम आपको क्या बताएं। जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ज्यादा एनर्जी बनेगा कैसे? जब ग्लूकोज ज्यादा टूटेगा। ज्यादा एनर्जी तभी ना बनेगा जब ग्लूकोज ज्यादा टूटेगा। और ग्लूकोज ज्यादा कैसे टूटेगा? चलिए एक हम आपको ना इस वे में समझाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। जब हम दौड़ते हैं, देखिए जब हम दौड़ते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं तब पूरा समझ में आएगा। जब हम लोग क्या करते हैं? दौड़ते हैं। तो जब हम लोग प्यारे बच्चों दौड़ते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। एनर्जी का हिंदी होता है ऊर्जा, ठीक है ना। जब हम दौड़ते हैं तो हमें क्या चाहिए? ज्यादा ऊर्जा चाहिए। ज्यादा ऊर्जा कैसे मिलेगा? ज्यादा ऊर्जा हमें कैसे मिलेगा? जब ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा। जब ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा, जब ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगा। और ज्यादा ग्लूकोज कैसे टूटेगा? ज्यादा ग्लूकोज कैसे टूटेगा? जब ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेंगे। समझ गए ना। जब ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेंगे, जब ज्यादा O2 हम लोग लेंगे, जब ज्यादा O2 लेंगे तो, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना ही ग्लूकोज टूटेगा। समझ गए ना। जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना ही ग्लूकोज टूटेगा। तो अब आप लोग समझिए, अब यहां से हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर दौड़ते समय हम लोग हांफते क्यों हैं। हालांकि अभी तक आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इतना ही से। जब हम लोग दौड़ते हैं तो ज्यादा ज्यादा हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी हमें कैसे मिलेगा? जब ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा हमारी कोशिका में।
कल हम आपको बताए थे ना कि कैसे ग्लूकोज टूटता है। तो जब ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा तब ज्यादा एनर्जी मिलेगा। अब ज्यादा ग्लूकोज कैसे टूटेगा? जब ज्यादा हम लोग सांस लेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा कोशिका में तो ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा। अब ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग कैसे लेंगे? जब ज्यादा ऑक्सीजन लेने का बारी हो तो कैसे लेते हैं? पूरा एकदम हांफने लगते हैं, इस तरीके से इतना तेजी के साथ हांफने लगते हैं ना कि पूरा एकदम भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नीचे जाता है, हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। तब ना आप लोग देखते हैं कि जब दौड़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग हांफने लगते हैं। क्यों हांफने लगते हैं? क्योंकि दौड़ते समय हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। समझ गए ना? तो जब हम लोग दौड़ते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तब ना हम दौड़ते समय क्या करते हैं, मुंह फाड़ करके भी सांस लेने लगते हैं, नाक से भी सांस लेने लगते हैं। समझ गए? समझ में आया ये कंसेप्ट आप लोगों को? बताइए। एक बच्चे लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर आपका शादी हो गया है क्या? शादी से या पढ़ाई लिखाई का कोई रिलेशन है क्या? है, बताइए। धर्मेंद्र सर बोल रहे हैं कि सर हमसे भी कल लोग पूछ रहे थे। तो सारे बच्चों को हम बता दें, बिल्कुल आई एम अनमैरिड, हमारा शादी नहीं हुआ है। समझ गए ना? आई एम अनमैरिड, शादी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर साल भर के अंदर या 2 साल के अंदर अगर होता है, साल 2 साल के अंदर अगर होता है तो आप लोगों को जरूर आमंत्रण जाएगा। आप लोग आएंगे ना? एक बार जल्दी से बता दीजिए, आप लोग आएंगे ना हमारी शादी में? जैसे शादी के कार्ड पर देखते होंगे लिखा रहता है ना, मेरे तातू की शादी में दुलूल से दुलूल आना। समझ गए ना? मेरे चाचू की शादी में जुलूल से जुलूल आना। समझ गए ना? भतीजा बोलता है तो कार्ड शादी के कार्ड में छपा रहता है। वैसे ही आप लोगों के पास चला जाएगा। आ जाइए भाई, यहां पर आ जाइए, आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है, चलिए। अब विशेष बात नहीं, अब इस पर विशेष चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने कंसेप्ट पर। ठीक है, अपने कंसेप्ट पर अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता रहे थे कि आखिर दौड़ते समय हम लोग क्यों हाँफते हैं। यह कंसेप्ट कितने बच्चे को समझ में आया कि दौड़ते समय हम लोग क्यों हाँफते हैं? समझ में आ गया ना? दौड़ते समय हम लोग क्यों हाँफते हैं, यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया? एक बार अगर क्लियर हो गया तो यस सर लिख दीजिए, यस सर क्लियर हो गया, यस सर कंसेप्ट समझ गए। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके लिख दीजिए यस सर हम समझ गए। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके लिख दीजिए यस सर हम समझ गए। समझ गए ना? हाँ, हाँ 2024 में कर लेंगे, चिंता मत करिए। 2024 में शादी हो जाएगा, आप लोग बुलाए जाएंगे, जरूर आइएगा। एकदम फौज आएगा, हमारा हमारा पूरा परिवार आएगा, सेना ने एकदम लगेगा कि कोई सेना आ रहा है ना। हाँ, चलिए तो समझ में आ गया? अब देखिए प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब जरा ध्यान से समझिएगा। एक बात आप लोग नोटिस किए हैं कि जब हम लोग दौड़ते हैं, जब पहला दिन शुरुआत करिएगा ना दौड़ना, या फिर लगातार कहीं भी थोड़ा सा भी अगर दौड़ जाइएगा ना, तेजी में कभी नहीं दौड़ रहे हैं, अगर तेजी के साथ दौड़ जाते हैं या फिर कोई काम कर लेते हैं, कोई हार्डवर्क कर लेते हैं इस तरीके का, तो आप देखते हैं यहां पर ये कंधा, यहां पर नीचे जो घुटना हमारा होता है, ये वाला जो घुटना, ये वाला जो हमारा घुटना होता है, जांग यहां पर जो आप लोग देखते हैं, जांग हो गया, ये कमर वाला साइड हो गया, ये कंधा वाला साइड हो गया, यहां पर ये पैर वाला जो मांसपेशी होता है यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, ये सब जगह पर ना बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है, बहुत ज्यादा दुखने लगता है। होता है कि नहीं होता है? बताइए तो। होता है ना? होता है ना? जब हम लोग ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, ज्यादा दौड़ लेते हैं, तो जोड़ों पर दर्द हो जाता है। यानी कि जहां जहां पर थोड़ा विशेष बल लगता है ना, वहां पर क्या हो जाता है, दर्द देना शुरू कर देता है। आखिर बच्चों दर्द क्यों देना शुरू करता है, अब इसके बारे में आप लोग समझिए। आखिर क्यों दर्द देने लगता है, अब इसके बारे में आप लोग समझिए। सबका रिलेशन है श्वसन से, तब हम आपको यह सब बता रहे हैं, बाहरी चैप्टर का नहीं है, सबका रिलेशन यहीं से है। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम इस तरीके से, आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि हम इस तरीके से पूरा हाथ को एकदम तेजी के साथ स्पीड में घुमा रहे हैं। ठीक है, बहुत तेजी के साथ, सुबह सुबह उठते हैं ना तो पूरा तेजी के साथ ऐसे करके घुमाते हैं, यहां वाला एक्सरसाइज करते हैं। यानी कि बच्चों जब हम लोग हाथ को घुमाते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां का जो कोशिका है यह क्या होता है, एकदम लगता है कि यहां का कोशिका को एक्टिव होना पड़ता है। यहां का जो कोशिका है ना, ज्यादा एनर्जी का खपत करना शुरू कर देता है। जैसे मान लिया जाए बच्चों, यहां पर जब हम लोग हाथ को ऐसे घुमा रहे हैं तो यहां पर के लिए ना, जरा ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग हाथ को इस तरीके से घुमा रहे हैं तो यहां पर हमें चाहिए 100 क्या उसको कहते हैं,
जो ग्लूकोज के अणु है, जब 100 अणु जब टूटेगा ना, समझ लीजिए कि 100 अणु नहीं 50 अणु, जब ग्लूकोज का 50 अणु टूटेगा तो यहां पर पूरा हमको एनर्जी मिल जाएगा, समझ गए ना। जब ग्लूकोज का 50 अणु टूटेगा ना तो हमको यहां पर पूरा एनर्जी मिल जाएगा, उतना में हमारा काम हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम लोग श्वसन क्रिया तेजी से लेते हैं, एकदम हाफ के लेते हैं, पूरा एकदम जोर से हम लोग सांस लेने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उतना प्रचुर मात्रा में उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता जितना हमें जरूरत है। यानी कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो अगर हमें जरूरत है 50 अणु टूटेगा तब हमारा पूरा एनर्जी मिल जाएगा, लेकिन वहां पर कितना एनर्जी टूट रहा होता है, मान लिया जाए कि 25 एनर्जी टूट रहा है, या फिर हाँ मान लिया जाए कि 25 एनर्जी टूट रहा है। जरूरत था कि जब 50 ग्लूकोज का अणु टूटेगा तो हमारा एनर्जी मिल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में वो 50 न टूट करके 25 ही टूट रहा है, समझ गए ना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम लोग सांस तो ले रहे हैं, एकदम तेजी के साथ ले रहे हैं, समझ गए ना, एकदम तेजी के साथ ले रहे हैं, फिर भी कितना अणु टूट रहा है ग्लूकोज का, 25 अणु ही टूट रहा है। लेकिन एक्चुअल में टूटना कितना चाहिए था, एक्चुअल में कितना टूटना चाहिए था, 50 टूटना चाहिए था। वैसी स्थिति में बच्चों क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ध्यान से समझिएगा, प्रचुर मात्रा में तो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि शरीर को तो एनर्जी चाहिए ना, तो शरीर को एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज तो एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा होता है। यहां पर हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां पर बताए थे, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है अनॉक्सी श्वसन, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी ग्लूकोज टूटता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, जब हथौड़ा चला रहे होते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है, वहां पर एनर्जी ज्यादा चाहिए, लेकिन हम लोग सांस ले रहे हैं, उससे उतना ग्लूकोज टूट नहीं रहा है, जिसके वजह से हमें उतना एनर्जी नहीं मिल पा रहा है। तब क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में वहां का ग्लूकोज टूटना शुरू कर देता है। और जाहिर सी बात है, जब ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी उतना नहीं मिल पाएगा जितना हमें मिलना चाहिए। लेकिन जब ऑक्सीजन के अभाव में एनर्जी टूटता है तो यहां पर एक अम्ल का निर्माण होता है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बोलते हैं, समझ गए। और इसी अम्ल के कारण, चूंकि जब यहां पर अम्ल बन जाता है ना, जब इतना दूर अम्ल बन गया तो इसी अम्ल के कारण इतना दूर का जो मांसपेशी है वो दर्द देना शुरू कर देता है। यहां पर अम्ल बनेगा तो यहां का मांसपेशी दर्द देगा, यहां अम्ल बनेगा तो यहां दर्द देगा, यहां दर्द देगा, मतलब सब जगह पर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां का जो ग्लूकोज है ना वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूट रहा होता है। तो अगर आज के बाद से आप लोगों को लगे कि आखिर दर्द क्यों दे रहा है, तो आप एक चीज मान लीजिएगा कि लैक्टिक अम्ल बना है। क्यों बना है, क्योंकि हार्ड वर्क किए हैं, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटा है, इसलिए दर्द दे रहा है। तो बताइए बच्चों, समझ में आया? फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्यों दर्द देता है, समझ में आया? बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी से फटाफट से बता दीजिए, समझ में आया कि क्यों दर्द देता है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। सर ग्लूकोज क्या होता है? अब जो डिब्बा वाला ग्लूकोज आप लोग लाते हैं ना गर्मी में पीने के लिए, वो वाला ग्लूकोज नहीं होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं ना, जो हम लोग खाना खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के रूप में जाकर के जमा होता है, और वो जब टूटता है तो एनर्जी मिलता है। ग्लूकोज होता है क्या, समझ में आ गया ना? जो भी हम लोग खाना खाते हैं, बढ़िया वाला खाना खाए, पोषक तत्व वाला, बढ़िया वाला, तो सब ग्लूकोज के रूप में हमारे अंदर कोशिका में जाकर के जमा रहता है। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ग्लूकोज धीरे 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 टूटता है, और उसी से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा, एनर्जी मिलता है। तो बताइए, समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना? सारे बच्चे समझ गए? अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर अंग्रेजी का क्लास आज क्यों नहीं हुआ था। देखिए, टाइमिंग आप लोग का अंग्रेजी वाला जो था ना बच्चों, वह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक था। 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक का टाइमिंग था। लेकिन होता क्या है ना कि क्रिस सर का जो क्लास है वो
दोपहर का 3 बजे से, सुबह में तो क्लास चलता ही है ऑफलाइन वाला, लेकिन दोपहर में ना 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 3 से लेकर के 4 बजे तक उनका एक ऑफलाइन का बैच चलता है, फिर 4 से 5 उनका दूसरा बैच चलता है, फिर 5 से 6 उनका तीसरा बैच चलता है। तो 6 बजे तक उनका क्लास ऑलरेडी रहता है, और क्लास जहां पर स्टूडियो है ना वहां से थोड़ी दूरी पर है, 5-6 किलोमीटर दूरी पर है, तो इसलिए ना उनको आने में समय लग जाता है। कल जब आए थे ना तो उनको 20 मिनट पहले छुट्टी देना पड़ा था, तो इसलिए उनको आने में क्या होता है, समय लग जाता है। इसलिए यह फैसला लिया गया है साथ में बैठ करके कि अब जो क्लास होगा आपका यूट्यूब पर, अब जो क्लास होगा अंग्रेजी वाला, वह आपका कब होगा, रात में बच्चों 8:30 बजे से होगा। रात में ना 8:30, हाँ, रात में 8:30 से लेकर के 9-9:15 बजे तक होगा। यानी अंग्रेजी का क्लास 45 मिनट काफी है, तो 9 बजे से लेकर के 9:15 तक मान करके चलिए, यानी कि इस समय क्लास होगा। लेकिन कितने दिन भाई, कितने दिन, कितने दिन बताइए, कितने दिन, सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन। ध्यान रखिएगा कितने दिन तक यह क्लास चलेगा, सप्ताह में 3 दिन ही क्लास चलेगा। कौन कौन दिन चलेगा, तो ध्यान रखिएगा, सोमवार चलेगा, सोमवार को यह क्लास चलेगा, ठीक है, सोमवार चलेगा, मंगलवार चलेगा, सोमवार चलेगा, मंगलवार को चलेगा, और बुधवार को चलेगा, ठीक है ना। चूंकि अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी है ना, आप लोगों को ना सप्ताह में अगर 3 दिन भी क्रिस सर पढ़ाएंगे आराम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बुक ही तो खत्म करना है, बाकी ग्रामर आप लोगों को कहां होगा, एप्लीकेशन पर ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो आपका अंग्रेजी का टाइमिंग रहेगा हम इसको चेंज भी कर देंगे, ठीक है ना। इंग्लिश का जो आपका टाइम रहेगा ना बच्चों, इंग्लिश का जो आपका टाइम रहेगा वो कब रहेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रहेगा। हो जाएगा, बताइए। हो जाएगा ना, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को ही रहेगा, ठीक है। रात में सब लोगों को टाइम भी मिलेगा, आराम से क्लास भी कर पाएंगे, आराम से आप लोग देख सकेंगे। तो इसलिए 8:30 बजे हमारा छुट्टी होता है, 8:30 बजे से आप लोग का क्लास आधे घंटे के बाद, आधे घंटे 45 मिनट का क्लास चलेगा अंग्रेजी का, आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग टाइमिंग समझ गए ना, हम चेंज भी कर देंगे, आप लोग वहां से भी जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो यह नया टाइम टेबल है आपका अंग्रेजी का, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, कॉपी पर लिखिएगा तो कॉपी पर लिख लीजिए। ऐसे भी आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार रात में 8:30 बजे से, याद रखिए ना, बस सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार रात में 8 बजे, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार रात में 8 बजे, ठीक है। और हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें कि जो ऐप पर क्लास चलता है, जो ऐप पर क्लास चलता है और जो यूट्यूब पर क्लास चलता है, यूट्यूब पर क्लास चलता है, तो एप्लीकेशन वाला जो पूरा क्लास है बच्चों, यह संडे को बंद रहेगा। एप्लीकेशन वाला क्लास, सिर्फ एप्लीकेशन वाले के हम बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन वाला क्लास ना संडे को सिर्फ बंद रहेगा, क्योंकि संडे को पूरे सप्ताह हम भाग दौड़ करते हैं, तो कम से कम संडे को रेस्ट चाहिए। हमारा भी शरीर है ना भाई, कोई रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, समझ गए। तो हमें भी क्या चाहिए, आराम चाहिए। तो एप्लीकेशन पर ना संडे को क्लास बंद रहेगा। बाकी जो यूट्यूब पर वाला क्लास होता है, यूट्यूब पर जो क्लास होता है बच्चों, यह भी उस दिन क्या होगा, सिर्फ डाउट क्लास होगा, ठीक है ना, सिर्फ डाउट क्लास होगा। यूट्यूब पर क्या होगा, सिर्फ डाउट क्लास होगा संडे के दिन शाम में 7 बजे से, जो यह वाला हमारा टाइम है ना, उस दिन क्या होगा, सिर्फ डाउट क्लास होगा। एप्लीकेशन पर संडे को बंद रहेगा। तो संडे के दिन ना आप लोग फोन करके परेशान मत कर देना कि सर क्लास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि होता क्या है ना कि एक दिन भी क्लास अगर बंद हो जाए ना, तो बच्चे फोन कर करके ना हमारे सारे स्टाफ को परेशान कर देते हैं, क्लास क्यों नहीं हो रहा है, समझ गए। तो इसलिए आप लोग संडे के दिन कॉल मत करना कि सर क्लास क्यों नहीं हो रहा है। यूट्यूब पर बच्चों संडे को डाउट क्लास होगा। अंग्रेजी का टाइम टेबल ये रहेगा अपना नया। जो भी टाइम टेबल अगर चेंज होता है, चूंकि हम अपने अनुसार भी, चूंकि 10th 11th 12th सबके लिए टाइम टेबल निकालना पड़ता है ना, तो जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए यह वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? यस सर, यस सर, यस सर कमेंट कर दीजिए। यह वाला कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया? यह वाला कंसेप्ट बच्चों सबका क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को मानव के श्वसन का सचित्र वर्णन करें, चूंकि यह प्रश्न बीएसईबी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, ठीक है ना, बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। कितने नंबर वाले प्रश्न में? 5 नंबर वाले प्रश्न में, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, कि मानव के श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। इस चैप्टर का सबसे हॉट क्वेश्चन, समझ गए,
इस चैप्टर का सबसे सुपर हिट क्वेश्चन, सबसे सुपर हिट क्वेश्चन यही है कि मानव के श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। जैसे ही यहां पर सचित्र लग गया मतलब बबुआ चित्र भी बनाना है, समझ गए ना, सचित्र लग गया मतलब चित्र भी बनाना है। ऐप पर क्लास कब होता है सर? ऐप पर जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि ऐप पर क्लास जो होता है वह सुबह में 9 बजे से होता है, सुबह में 9 बजे से 10 बजे तक होता है। एप्लीकेशन पर क्लास सुबह में 9 बजे से 10 बजे तक होता है, ठीक है। तो यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारा वाला क्लास, ठीक है ना, हमारा वाला क्लास। चलिए, तो मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें, बताइए सब कुछ सही है, क्लियर है ना। चलिए, तो अब इसके बारे में जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। मानव में श्वसन क्रिया का, तो पहले यह देखते हैं कि आखिर श्वसन होता क्या है, पहले यह चीज हमें लिखना होगा। तो लिखेंगे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा ना? क्या लिखेंगे? भोज्य पदार्थों का, यानी कि जो कुछ भी हम लोग खाना बना खाते हैं, ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप, जब ऑक्सीजन जाता है तो ग्लूकोज को तोड़ता है, तो जो हम लोग खाना खाए वह ग्लूकोज के रूप में जमा है, ऑक्सीजन गया उसको तोड़ दिया, एनर्जी बन गया, ठीक है ना। देखिए एकदम ध्यान से समझिए, भोज्य पदार्थ हम लोग खाए, ऑक्सीजन क्रिया हुआ, उसको ग्लूकोज को तोड़ दिया, भोज्य पदार्थ हम लोग खाए, ग्लूकोज के रूप में जाकर के हमारी कोशिका में जमा हो गया, ऑक्सीजन गया उस ग्लूकोज को तोड़ दिया, ग्लूकोज टूटा तो ऊर्जा का निर्माण हुआ। बस यही तो परिभाषा है, यही तो परिभाषा है कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। समीकरण भी हम आपको कल बता दिए थे, C6H12O6 प्लस में O2, यानी कि यह ग्लूकोज है और ग्लूकोज के साथ जाकर के ऑक्सीजन जुड़ा है तो CO2 और H2O और प्लस में क्या बन गया है? ऊर्जा बन गया है, समझ गए ना। तो यह वाला बात आप लोग जानते हैं। मुख्य रूप से इसमें हमें यह लिखना है कि श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग भाग लेते हैं। श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग कौन कौन भाग लेते हैं? लिखना है कि श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग जो भाग लेते हैं वह निम्नलिखित है, नीचे दिखा गया है। सबसे पहला होता है नासा गुहा। नासा गुहा, नासा गुहा कहते किसको है बच्चों, जरा बताइए। सबसे पहला होता है नासा गुहा। क्या होता है ये नासा गुहा, जरा बताइए क्या होता है? नासा गुहा क्या होता है? अरे नाक को तो बोलते हैं नासा गुहा, नाक को ही क्या बोला जाता है? नासा गुहा बोला जाता है। अच्छा बताइए, देखिए तो सबसे पहले हम लोग नासा गुहा के बारे में जानते हैं कि नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है। नाक जो होता है ना, यह हमारे श्वसन तंत्र का सबसे प्रारंभिक अंग होता है, यानी कि सबसे पहला अंग होता है, सबसे शुरुआती अंग होता है जहां से हम लोग सांस लेते हैं, समझ गए ना। सबसे शुरुआती। अब आप लोग बोलेंगे कि सर मुंह से भी तो सांस लेते हैं, भगवान मुंह खाने के लिए बनाए हैं, सांस लेने के लिए नहीं। अगर मुंह से सांस लेते हैं तो ये गंदी आदत है, क्योंकि बहुत सारे जीवाणु विषाणु कीटाणु सब अंदर चला जाता है। क्योंकि नाक में छोटे छोटे महीन महीन बाल होते हैं, वह धूल कण को अंदर जाने नहीं देता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मुंह से सांस लेते हैं तो सब कुछ अंदर चला जाता है। तो नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। नाक में कितने छिद्र होते हैं जरा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, अब ये मत बोल दीजिएगा कि सर ऑप्शन दीजिए। बहुत सारे बच्चे को ना ऑप्शन सुनने का आदत होता है, समझ गए, ऑप्शन सुनने का आदत होता है, समझ गए। एक बच्चा था ऐसा ही जिनको हर चीज में ऑप्शन चाहिए था, हर एक चीज में ऑप्शन चाहिए था, कुछ भी पूछिए ऑप्शन दीजिए, कुछ भी पूछिए ऑप्शन दीजिए, समझ गए ना। एक बार एक आदमी पूछ दिया पिताजी का क्या नाम है, उसमें भी बोल रहा है ऑप्शन दीजिए। अब बताइए, तो ये सब नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। चलिए, तो एक नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। इस नाक में जो छिद्र होता है ना, इसकी सहायता से हवा को अंदर करते हैं। नासा गुहा के दीवार पर बाल पाए जाते हैं। नाक के अंदर देखिएगा छोटा छोटा महीन महीन बाल होता है, समझ गए। तो नासा गुहा के दीवार पर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं, जो हानिकारक जीवाणु और धूल कण को शरीर के अंदर जाने से क्या करती है? रोकती है। बाल का क्या काम है कि जीवाणु और धूल कण को शरीर के अंदर जाने से क्या करता है? रोकता है। बताइए समझ में आया? अभी तक आप लोग ना क्लास को लाइक नहीं किया और आज हम बोले भी नहीं है लाइक करने के लिए, हैं? देखते हैं आज आप लोग बिना बोले करते हैं कि नहीं करते हैं, समझ गए ना। तो फटाफट से आप लोग लाइक करो यार।
सर मेरा पैर टूट गया है लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, मैं पास हो जाऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पैर टूट गया है, घर पर आराम से बैठ करके पढ़ते रहो, कोई कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हम सुबह में बोले थे कि जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं और जो नोट्स का प्रिंट करवा लिए हैं वो अपना अपना वीडियो भेजिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो भेजे हैं, एकदम इतना जबरदस्त तरीके से नोट्स मतलब उसको निकलवाए हैं। उसके उसके ऊपर में एक पोलोथीन वाला जो चापने वाला आता है ना, वो आराम से मढ़वा लें, बहुत अच्छा लगता है। उस तरीके से आप लोग नोट्स को एकदम संजो करके रखे हुए हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है, ये वाला तो हम आपको बता ही दिए। अब देखिए, जब हम लोग नाक के द्वारा सांस ले लेते हैं तो हवा होते हुए कहां जाता है? अब ग्रसनी में जाएगा। कहां जाएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी क्या होता है बच्चों? ग्रसनी क्या होता है? नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को ही ग्रसनी कहा जाता है। यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, यह हमारा नाक हो गया, इसके अंदर देख रहे हैं यह घुमावदार है, यहां से गया है और नीचे की तरफ घूम गया है, देख रहे हैं ना? बताइए, यहां से गया और नीचे की तरफ घूम गया है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को क्या बोला जाता है? ग्रसनी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, यह वाला जो भाग है ना, यह वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है? ग्रसनी बोला जाता है। समझ गए? ग्रसनी, उसी को हम लोग बोलते हैं। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा नंबर पर आता है स्वर नली। स्वर नली क्या होता है? अगर आप गर्दन ऊपर उठाएंगे ना, तो अपने में तो नहीं दिखेगा, आप लोग तो अभी मुश्किल से 13-14 साल के होंगे। अब देखिएगा ना, जब ऊपर उठाइएगा तो देखिएगा कि यहां पर कंठ निकल जाता है। किसी किसी का देखिएगा बहुत ज्यादा निकल जाएगा और किसी किसी का देखिएगा कि हल्का फुल्का निकलता है, यहां पर कंठ निकल जाता है। एक्चुअल में यही क्या होता है बच्चों? स्वर नली होता है। आवाज का जो केंद्र बिंदु है ना, इसी को माना जाता है। किसको? यह जो कंठ निकला हुआ है ना, इसी को आवाज का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो फेरिक्स के पीछे और चौड़ी नली के रूप में संरचना खुलती है। फेरिक्स फेरिक्स क्या होता है? यह वाला जो यहां पर वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं ना, यह क्या है? फेरिक्स है। तो देखिए, यहां पर एक चौड़ी नुमी संरचना है, हल्का सा यहां पर नली क्या हो गया? चौड़ा हो गया है, जिसे स्वर नली कहा जाता है। इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है, स्वर नली भी कहा जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है? आवाज का केंद्र बिंदु कहा जाता है। समझ गए ना? इसे ही आवाज का केंद्र बिंदु कहा जाता है। फेरिक्स जिस छिद्र द्वारा लैरिक्स में खुलता है उसे ग्लॉटिक्स कहते हैं। देखिए, फेरिक्स यहां पर है ना, फेरिक्स क्या बताया हम आपको? फेरिक्स के बारे में क्या बताया? आवाज केंद्र बिंदु फेरिक्स जिस छिद्र के द्वार में खुलता है उसे क्या कहते हैं? ग्लॉटिक्स। यहां पर बच्चों क्या होता है? ग्लॉटिक्स होता है। ठीक है, और देखिए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि ग्लॉटिक्स के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे ना कि भगवान, ये जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो वहां पर एक ढक्कन लगा दिए कि जब खाना खाने लगेगा तो श्वसन नली बंद हो जाएगा, जब खाना फिर से छोड़ेगा तो खुल जाएगा, यानी कि तब ना मुंह और नाक से सांस लेते हैं। और दोनों नली को बंद करने वाला एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन का क्या नाम है? एपिग्लॉटिक्स। क्या नाम है? एपिग्लॉटिक्स। पिछले क्लास में आपको हम बताए थे। जिसका कार्य क्या होता है? एपिग्लॉटिक्स। जिसका कार्य क्या होता है? भोजन को स्वर नली में जाने से रोकना, भोजन को अंदर जाने से रोकना, स्वर नली, श्वास नली में जाने से रोकना उसका काम होता है एपिग्लॉटिक्स का। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि एपिग्लॉटिक्स का क्या काम होता है, तो आपको हिचकिचाना नहीं है, तुरंत बता देना है। हो जाएगा ना? बताइए, हो जाएगा? हो जाएगा ना? चलिए, अब उसके बाद चौथा नंबर पर आता है ब्रोकाई। ब्रोकाई, अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां से एक नली आया है और यहां से दो भाग में बंट गया है। ध्यान से देखिए, एक भाग इधर लेफ्ट साइड, एक भाग उधर राइट साइड, यहां से दो भाग में क्या हो गया है? बंट गया है। उसी को कहते हैं ब्रोकाई। समझ गए ना? उसी को क्या कहते हैं? ब्रोकाई कहते हैं। स्वर नली बक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे ब्रोकाई कहते हैं, और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है। देखिए, यहां से आया, इधर से आया, ऊपर से, और दो भाग में बंट गया। ठीक है, एक भाग इधर और एक भाग इधर, और दोनों भाग में फेफड़ा होता है। हम लोग के एक फेफड़ा इधर और एक फेफड़ा इधर होता है। समझ गए ना? और यह स्वर नली जो है, यहां से सीधे आया और यहां से दो भागों में बंट जाता है, एक भाग इधर और एक भाग इधर, एक भाग ई फेफड़ा में, एक भाग ई फेफड़ा में जाता है। समझ गए ना? तो दोनों फेफड़ा में क्या हो जाता है? बंट जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? ब्रोकाई कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया या फिर जूम करके दिखाना होगा? समझ में आया या फिर जूम करके दिखाना होगा? चलिए, आपको हम जूम करके दिखाते हैं, आपको ना हम जूम करके दिखाते हैं। अब बिना जूम किए हुए लगता है कि होगा नहीं। चलिए देखिए, जूम करके दिखाते हैं। चलिए जी, जूम करके जरा देख लीजिए ध्यान से। हाँ, अब पता चल रहा है? अब पता चल रहा है? बता दीजिए।
चलिए देखिए, यहां पर तो अपना नाक होता है, यह वाला अपना मुंह हो गया, यह तो हाँ यहां पर तो बात खत्म हो गया। यहीं पर ना प्यारे बच्चों एक ढक्कन लगा हुआ रहता है, यहां पर ना एक ढक्कन लगा हुआ रहता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स बोलते हैं, समझ गए ना। यहीं पर एक ढक्कन लगा हुआ रहता है। देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो ढक्कनवा बंद हो जाता है, इसलिए ढक्कन बंद होता है ताकि भोजन जो है वो सांस लेने वाला नली में न घुस जाए। अगर भोजन सांस लेने वाला नली में घुस जाता है ना, तभी हम लोग बोलते हैं कि आदमी सरक गया। एक आध दाना भी अगर चल गया तो आदमी सरक जाता है, तब कहते हैं कि कोई लगता है कि गाली दे रहा है, कोई लगता है याद कर रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एक्चुअल में एपिग्लोटिक्स क्या हो गया, तालमेल नहीं खाया और एपिग्लोटिक्स खुला रह गया, जिसके वजह से भोजन का एक आध कण क्या होता है, अंदर घुस जाता है। समझ गए ना। तो यहां पर भगवान जी एक ढक्कन दे दिए हैं ताकि जब हम लोग खाना खाने लगे ना तो ये ढक्कन बंद हो जाए, और जब हम लोग खाना खाना बंद कर दें तो ढक्कन वहां खुल जाए। समझ गए। तो यहां पर क्या होता है, एपिग्लोटिक्स होता है। बाकी यहां पर एक कंठ होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिससे हम लोग स्वर नली बोलते हैं। यह वाला हाँ ध्यान आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना, यह नली है स्वर नली, और इसी में यहां पर क्या होता है, कंठ होता है, जिसको क्या बोला जाता है, स्वर आवाज का केंद्र बिंदु भी बोला जाता है। समझ गए, यही इसी को बोला जाता है आवाज का केंद्र बिंदु। ठीक है, क्या बोला जाता है, आवाज का केंद्र बिंदु बोला जाता है। बाकी यह नीचे की तरफ आता है, और नीचे जब आया तो देखिए एक भाग इधर बट गया, एक भाग इधर बट गया, दो भागों में बट गया ना। जब दो भागों में बट गया तो एक भाग इस फेफड़ा में चला गया, एक भाग इस फेफड़ा में चला गया। तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोकाई। यह चीज आपको हम अभी बता चुके हैं। तो अब आप लोग सब कुछ समझ गए, बताइए। अब बताइए, सब कुछ समझ में आ गया? सब कुछ समझ गए ना? समझ में आ गया। सचित्र वर्णन करने के लिए देगा तो आपको ये चित्र बनाना ही पड़ेगा, समझ गए ना। अरे बनाने में क्या भार है भाई, एक आदमी जैसा ढांचा बना दीजिए, एक नली बना दीजिए, इसको नीचे आकर के दो भाग में बांट दीजिए, और उसमें दो इस तरीके से फेफड़ा दर्शा दीजिए। जैसे भी हो प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, सारे बच्चे को समझ में आ गया ना, बताइए। हो गया। अब देखिए हम लोग तो भाई फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं, समझ गए ना। हम लोग किस चीज के थ्रू सांस लेते हैं, हम लोग फेफड़ा के थ्रू में सांस, हम लोग फेफड़ा से सांस लेते हैं, समझ गए। हम लोग किस चीज से सांस लेते हैं, फेफड़ा के थ्रू सांस लेते हैं। चलिए, लेकिन प्यारे बच्चों कुछ जीव किस किस चीज के द्वारा सांस लेता है आपको हम यहां पर बताते हैं। जैसे मानव हो तो हो गया, तो वो फेफड़ा के द्वारा सांस ले लेता है, ठीक है, मानव फेफड़ा से सांस ले लेता है। मछली गलफड़ा या गिल्स जिसको बोलते हैं, इसके थ्रू सांस लेता है, समझ गए ना। मछली किससे लेता है, गलफड़ा या गिल्स बोलते हैं, उसी से सांस लेता है। उसके बाद ऑक्टोपस जो हो गया, वो वह किस चीज के थ्रू सांस लेता है, ऑक्टोपस गिल्स के द्वारा सांस लेता है। ऑक्टोपस क्या होता है पता है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का चित्र दिखा दें। सर नोट्स कहाँ से लेना है, आज ही मैं ज्वाइन किया हूँ। नोट्स बाबू आप लोग को एप्लीकेशन में जब जाइएगा ना, माई कोर्सेस में, आपको वहां पर अपना कोर्स दिख जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। उसके बाद आप आगे जाइएगा तो आपको एक तरफ वीडियो, एक तरफ पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। वीडियोज तरफ वीडियोज मिल जाएगा, और पीडीएफ तरफ आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टोपस देखे हैं, समुद्र में एक मछली होता है जिसका ढेर सारा पैर होता है, इस तरीके से। आगे आपको हम ऑक्टोपस का चित्र दिखाएंगे, ठीक है ना। बाकी मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, कीट हो गया, कॉकरोच हो गया जिसको तिलचट्टा बोलते हैं, यह सब ट्रैकिया के द्वारा सांस लेता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा जीव अपने किस अंग के द्वारा सांस लेता है, इसको बताइए। तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। बाकी शेर, सांप, पक्षी या कोई भी जीव जंतु जो हो गया, लीलगाय हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, लंद फंद देवानंद जो भी आप बोल दीजिए, यह सब किसके द्वारा लेता है, फेफड़ा के द्वारा लेता है, समझ गए ना। सब फेफड़ा के द्वारा ही सांस लेता है, समझ गए। उसके बाद मेढक जो होता है वह त्वचा से ही सांस लेता है। मेढक त्वचा से या फिर फेफड़ा से भी वो सांस ले सकता है। केचुआ अपने त्वचा से ही सांस लेता है, केचुआ अपने त्वचा से ही सांस लेता है। चूहा अपने फेफड़ा से सांस लेता है, समझ गए, चूहा अपने फेफड़ा से सांस लेता है, समझ लीजिए। यानी कि जो जीव हैं, जो कह सकते हैं कि जो जीव हो गए, जीव जंतु हो गए, चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया, जो कुछ भी हम, व्यक्ति हो गया, मानव हो गया, यह सब, शेर बाघ, यह सब किस चीज के द्वारा लेता है, फेफड़ा के द्वारा ही सांस लेता है, समझ गए ना। बताइए, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया, जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए। हो गया। चलिए,
अब उसके बाद देखिए जरा ध्यान से, अभी हम आपको बता रहे थे ना, अभी हम आपको बता रहे थे जैसे मछली किस चीज के द्वारा सांस लेता है? गिल्स यानी गलफड़ा के द्वारा। इस तरीके से आप लोग देखिएगा ना कि मछली का गिल्स होता है यहाँ पर, देखे हैं आप लोग ना, आप लोग तो जरूर देखे होंगे। तो मछली का गिल्स हो गया, इसी के थोड़ा, हाँ इसी के द्वारा क्या करता है, उस सांस लेता है, समझ गए ना, मछली इसी के थ्रू सांस लेता है। बाकी ऑक्टोपस इसी को बोलते हैं। देखिएगा समुद्र में इस प्रकार का एक मछली पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस बोलते हैं। ढेर सारा इसमें पुच्छी रहेगा, समझ गए ना, इस तरीके से रहता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस। और यह भी ना गिल्स के द्वारा ही सांस लेता है, समझ गए, यह भी गिल्स के द्वारा ही यह भी सांस लेता है। बताइए समझ में आ गया? फटाफट से बताइए। यहां तक कोई दिक्कत है? एक बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा है कि सर जी लैरिक्स क्या होता है? लैरिक्स, लैरिक्स, ये कंठ देख रहे हैं, कंठ, कंठ के ठीक नीचे एक भाग होता है जिसको लैरिक्स कहते हैं, समझ गए ना। हाँ, लैरिक्स को ही स्वर यंत्र भी बोला जाता है। लैरिक्स को क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र भी लैरिक्स को ही बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? तो अगर आज के बाद आपसे पूछा जाए, चलिए हम पूछते हैं, बताइएगा, हम पूछते हैं, आप लोग बताइएगा, सांप किस चीज के द्वारा सांस लेता है? बताइए फटाफट से, अभी हम आपको बताए हैं, सांप किस चीज के द्वारा सांस लेता है, जल्दी से बता दीजिए। सांप के बारे में बताइए, सांप जो है वह किस चीज के द्वारा सांस लेता है? सांप, सांप, बताइए, सांप किस चीज के थ्रू सांस लेता है? फेफड़ा, बिल्कुल सही जवाब है। मेढक बता दीजिए, मेढक किस चीज के द्वारा सांस लेता है? मेढक, मेढक किस चीज के द्वारा सांस लेता है? जवाब क्या होगा? फेफड़ा या त्वचा, ठीक है ना। अच्छा बताइए, कॉकरोच, कॉकरोच किस चीज के द्वारा सांस लेता है? कॉकरोच किस चीज के द्वारा सांस लेता है? ट्रैकिया। अच्छा मक्खी के बारे में बता दीजिए, मक्खी, मक्खी किस चीज के द्वारा सांस लेता है? मक्खी के बारे में बताइए, मक्खी किस चीज के थ्रू सांस लेता है? मक्खी किस चीज के थ्रू सांस लेता है? जवाब आपका क्या होगा? मक्खी जो सांस लेता है ना, वो वह ट्रैकिया के दौरान लेता है, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहां तक सब कुछ आप लोग समझ गए? चलिए अब इसके आगे ट्रैकिया हाँ देखिए ट्रैकिया क्या होता है। यह इस चीज को तो आप लोग भली भांति पहचान रहे होंगे, लड़कियां तो खास करके और पहचान रही होगी, क्योंकि लड़कियों को भाई इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। यह वाला चीज, यह वाला चीज से लड़कियों को ना बहुत ज्यादा डर लगता है, अगर देख ले तो उसको ऐसा लगेगा कि ना डायनासोर आ गया है, समझ गए। इसी को बोलते हैं बच्चों कॉकरोच। कॉकरोच को जब आप उल्टा उलट करके देखिएगा ना, कॉकरोच जब यह सीधा चल रहा है ना, इसको पकड़ करके, हाथ से मत पकड़िएगा, किसी भी चीज से डंडा के द्वारा या फिर किसी चीज के थ्रू, समझ गए ना, इसको उलट दीजिएगा ऐसे, समझ गए ना, इसके पेट की तरफ देखिएगा तो इस तरीके से आपको कुछ भाग नजर आएगा, इस तरीके से कुछ भाग नजर आएगा। यहां पर आपको रेसा रेसा के जैसा कुछ नजर आएगा, समझ गए, देख रहे हैं घर घर जैसा बना हुआ है ना, तो इस प्रकार से एक भाग नजर आएगा, उसी को ट्रैकिया बोलते हैं, और इसी चीज के थ्रू ये सांस लेता है। बाकी जो मक्खी है, मक्खी को भी जब ऊपर, जब उल्टा करके देखिएगा ना, तो देखिएगा हल्का हल्का रेसा के जैसा दिखाई देगा, उसी को ट्रैकिया बोलते हैं, समझ गए, समझ गए ना। मच्छर के भी शरीर में देखिएगा रेसा हल्का हल्का नजर आएगा, मच्छर को ना पीछे की तरफ उलट दीजिएगा और देखिएगा कि इसी तरीके से आपको यह भाग दिखाई देगा मच्छर में भी, तो उसी को ट्रैकिया बोलते हैं, समझ गए। तो इन सब चीजों के द्वारा क्या होता है, यह सब जीव जंतु सांस लेते हैं, समझ गए ना। देखे हैं सर? अच्छा कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम देखे हैं। ठीक है, टॉपर का नोट्स एप्लीकेशन पर कहाँ आएगा? आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना, आएगा तो हम एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। चलिए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब इसके बाद ना श्वसन क्रिया दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, ध्यान रखिएगा। श्वसन जो क्रिया होता है यह दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है, जिसको प्रश्वास और उच्छ्वास बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? प्रश्वास बोलते हैं, और दूसरे का नाम है उच्छ्वास, ध्यान रखिएगा। जब हम लोग सांस अंदर लिए उसको बोलते हैं क्या?
प्रश्वास। जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उच्छ्वास बोलते हैं। तो अब हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे कि श्वसन क्रिया दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। देखिए, एक तो सांस हम लोग अंदर लेते हैं तो पहला हो गया, दूसरा सांस बाहर छोड़ते हैं तो दूसरा हो गया। यही दो प्रक्रिया का सम्मिलित रूप होता है, जिसको क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो अब इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ध्यान से समझिए। पहला, प्रश्वास। क्या होता है? श्वसन क्रिया के दौरान हवा का नासिका यानी कि नाक से होते हुए फेफड़े तक पहुंचना एवं ऑक्सीजन का फेफड़े की दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हेमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने की जो क्रिया होती है उसको प्रश्वास कहते हैं। आपको हम पहले क्लास में बताए थे कि जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं किस चीज के द्वारा? नाक के द्वारा। तो नाक से वायु कहां जाता है? फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा से फेफड़ा में पहुंचता है और फेफड़ा के दीवारों में जो रक्त कोशिका होता है वहां जाकर के हेमोग्लोबिन के साथ वायु मिल जाता है। हम बताए थे। देखिए, श्वसन क्रिया हुआ नाक से, वायु कहां गया? फेफड़ा में। फेफड़ा क्या किया? उसको हेमोग्लोबिन के साथ मिला देता है, ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के साथ मिला देता है, यानी कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और हेमोग्लोबिन के साथ मिल करके सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, सभी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। समझ गए? इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? प्रश्वास कहा जाता है। और जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है, देखिए शरीर के अंदर गया ऑक्सीजन, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, समझ गए ना? अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, ऑक्सीजन गया, ठीक है। ऑक्सीजन में से ना हम इसको हटा दिए, जन को लास्ट वाला हटा दिए, जन को लास्ट वाला हटा दिए, प्लस में ऑक्सीजन किसके साथ जाकर के मिल गया? हेमोग्लोबिन के साथ, हेमोग्लोबिन के साथ जाकर के मिल गया। अब बताइए दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा? दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाएगा। यानी कि जब ऑक्सीजन मिला हुआ नहीं है तब तो वो नॉर्मल क्या है? हेमोग्लोबिन है। लेकिन जैसे ही हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिला, जैसे ही हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिला, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। समझ में आया? इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन हो जाएगा। तो इसी चीज को बच्चों हम नीचे लिख दिए हैं। देखिए कि जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिला, हेमोग्लोबिन जोड़ ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया। बताइए कोई भारी बात है क्या? एकदम आसान है, ठीक है। हिस्ट्री का पढ़ाइएगा सर, हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा चुके हैं, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन पर। चलिए, अब बच्चों प्रश्वास तो हो गया, पहला भाग हम लोग देख लिए। अब दूसरा भाग होता है उच्छ्वास, यानी कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो गया उसका पूरा कंसेप्ट हम लोग देख लिए। अब शरीर के बाहर कैसे ऑक्सीजन निकलता है जरा ध्यान, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित CO2 पुनः हेमोग्लोबिन के साथ मिल करके फेफड़े तक आता है। ऑक्सीजन तो ले लिए भाई, एनर्जी बन गया, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वह पुनः कहां आता है? फेफड़ा में आता है, ठीक है। और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से पुनः उसे वायुमंडल में छोड़ देता है। फेफड़ा उसको नाक के माध्यम से निकाल देता है बाहर में वायुमंडल में। तो CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकलने की इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। देखिए श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है? सभी कोशिकाओं में निर्मित जो CO2 है, सभी कोशिकाओं में निर्मित जो CO2 है वह हेमोग्लोबिन के साथ मिल करके कहां आता है? फेफड़ा में आता है। और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से क्या करता है? वायुमंडल में छोड़ देता है। और CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकलने का जो यह प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्छ्वास बोलते हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जब हेमोग्लोबिन अंदर सभी कोशिका की तरफ जा रहा था तो ऑक्सीजन मिल गया था। जब फेफड़ा से ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ मिल गया था तो पूरा कोशिका में गया, तो उसको हम लोग ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। लेकिन बच्चों अब तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई अब ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना है, शरीर से बाहर निकलना है, तो यह क्या करेगा? हेमोग्लोबिन के साथ मिलेगा, हेमोग्लोबिन
ग्लोबिन, यानी कि हेमोग्लोबिन जो है ना, यह सिर्फ समझिए कि गैस को ढोने का काम कर रहा है, समझ गए, गैस को ढोने का काम कर रहा है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर के फेफड़ा तक आएगा और फेफड़ा के बाद फिर उसको वायुमंडल में बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को हेमोग्लोबिन के साथ शरीर के अंदर मिलता है तो इसका नाम क्या है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से बन गया कार्बोक्सी। क्या बन गया? कार्बोक्सी। क्या बन गया? कार्बोक्सी। और इधर हेमोग्लोबिन है तो हेमोग्लोबिन हो गया, हेमोग्लोबिन हो गया। यानी टोटल अगर कुल मिलाकर के बात करें तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन हो गया। समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो ध्यान से देखिए, जब CO2 शरीर से बाहर निकलता है तो निकलने के दौरान हमारे शरीर में मौजूद हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलता है? हेमोग्लोबिन के साथ। तो ऐसे हेमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। ऐसे हेमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए, हेमोग्लोबिन के साथ CO2 मिल गया तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन हो गया। और ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी हम लोग क्या पढ़े बच्चों? यहां पर पढ़े हम लोग प्रश्वास और यहां पर हम लोग पढ़े उच्छ्वास। दोनों के सम्मिलित रूप को, यानी शॉर्टकट में बोले तो सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है ना? सांस लेना और सांस छोड़ना, दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? स्वच्छोबास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वच्छोबास बोलते हैं। ठीक है, प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को स्वच्छोबास बोलते हैं। तो प्रश्वास मतलब सांस लेना, उच्छ्वास मतलब सांस छोड़ना। प्रश्वास मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करना, उच्छ्वास मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। दोनों के सम्मिलित रूप को स्वच्छोबास बोलते हैं। बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? इतना प्यार से कौन समझाएगा रे बाबू? बड़का भाई समझा सकता है ना? बताइए, इतना प्यार से कोई मतलब कोई टीचर भी नहीं समझाएगा। अपना बड़ा भाई होगा वही समझा सकता है, और हम आपके बड़े भाई हैं तो आपको हम समझा रहे हैं। समझ गए? तो बताइए, कोई दिक्कत? ओ, बोलते बोलते ना 1 घंटा हालत खराब होता है। चलिए, जल्दी से बोल दीजिए। हो गया? समझ गए? अब प्यारे बच्चों, यहां से ध्यान से समझिएगा। अब यहां से अगली क्लास में आपको बताएंगे कि आखिर पौधों में श्वसन कैसे होता है। जीव जंतुओं में श्वसन तो हम लोग देख लिए, पौधों में श्वसन कैसे होता है अब हम इसे अगली क्लास में देखेंगे। और अगली क्लास में आपका यह चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में ना आपका यह चैप्टर भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ज्यादा बचा नहीं है टॉपिक, अगली क्लास में ना आपका हम खत्म कर देंगे। ठीक है? क्या लिख रहा है? अगली क्लास में खत्म हो जाएगा बाबू, ठीक है ना? चलिए। कहाँ लिख रहा है? चलिए बताइए। सर, लग रहा है आपका तबीयत ठीक नहीं है। अरे, पूरा ग्लूकोज टूट रहा है हमें अभी। समझ गए ना? अभी हमें पूरा ग्लूकोज टूट रहा है भाई। मतलब अभी हमें एनर्जी एकदम भरा हुआ है। समझ गए ना? चलिए, हो गया ना सब कुछ क्लियर? तो आज का क्लास अब यहीं पे समाप्त किया जाए। अगली क्लास से आपको पढ़ाएंगे पौधों में श्वसन, लास्ट टॉपिक है, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद कौन सा चैप्टर? परिवहन, जो कि पहले चैप्टर का हिस्सा है। उसके बाद कौन सा? उत्सर्जन। उसके बाद हम बायोलॉजी को छोड़ेंगे। समझ गए ना? उसके बाद बायोलॉजी को छोड़ेंगे हम और कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और उसके बाद जो भी बायोलॉजी का चैप्टर होगा, उसके बाद दूसरा नंबर चैप्टर से नियंत्रण एवं समन्वय से एप्लीकेशन पर होगा। नियंत्रण एवं समन्वय से एप्लीकेशन पर होगा। तो बस यह सब उत्सर्जन, परिवहन और श्वसन, यह सब बस यूट्यूब पर, उसके बाद सब कुछ एप्लीकेशन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसलिए जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, जब फटाफट से जल्दी जल्दी से दौड़ करके पकड़ लीजिए, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से। ठीक है ना? और नहीं तो अगर इतना बढ़िया कंटेंट अगर आपको कहीं पर ऑफलाइन में अगर हमसे सस्ते में मिल जाए तो फिर हम उसके लिए भी कहते हैं कि आप उधर भी दौड़ करके पकड़ लीजिए। ठीक है? हमें तो नहीं लगता है कि इतना बढ़िया से आपको इतना बढ़िया बेटर कंटेंट नोट्स के साथ सब कुछ के साथ आपको कहीं पर मिलेगा। मिलता है तो आराम से पकड़ सकते हैं। ठीक है ना?
चलिए, तो चलिए प्यारे बच्चों, अपने कर्म से पीछे मत भागिए, ठीक है ना। अपने कर्म से पीछे मत भागिए, अपना कर्म हमेशा करते रहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करत ही तसहि फल चाखा। यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं रामायण में कि कर्म ही प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो जो जितना पढ़ेगा उसको उतना ही नॉलेज होगा ना, जो जितना पढ़ेगा उसको उतना ही नॉलेज होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं बच्चों की लाइक की संख्या कम है। जितना डेली लाइक होता था ना, आज उतना लाइक नहीं हुआ है। आज लाइक तो कुछ कम है, आज लाइक कुछ कम है। तो लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, बताइए। लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना, बढ़नी चाहिए ना। तो जल्दी से बढ़ा दीजिए। जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर क्लास को अभी तक नहीं किया ना तो कम से कम क्लास के बाद भी शेयर कर दीजिएगा। और डेली डेली हम आपको कहते हैं कि आप भी टारगेट बोर्ड के एक हिस्सा हैं, आप भी टारगेट बोर्ड का एक बहुमूल्य सदस्य हैं। तो फिर आप इस चीज को इग्नोर नहीं करिए, और जरूर प्यारे बच्चों आप लोग क्या कर दीजिए, जरूर आप लोग क्या करिए कि अपने इस परिवार को बड़ा करने में ना भरपूर मदद करिए, ठीक है। अपने इस परिवार को बड़ा करने में ना भरपूर मदद करिए, क्योंकि आपके सहयोग की जरूरत है हमें, आपके सहयोग की हमें जरूरत है, ठीक है ना। तो जरूर आप लोग इस परिवार को बड़ा करने में मदद करें, ठीक है। क्या हो गया? चलिए, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।